साम्राज्य विस्तार और अधिक धन के लाभ के लिए आज नहीं पहले से ही बहुत सारी शक्तियां भारत में लड़ी और उन पे अपना अधिकार जमाने के लिए उन पे राज्य की। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे बंगाल, असम और उड़ीसा की। उड़ीसा, इनके पास अपार शक्तियाँ थी। बंगाल जो कि पोर्ट था उस समय का सबसे स्वर्णिम पोर्ट जो चीन से व्यापार करता था। असम जो नॉर्थ ईस्ट में था और उड़ीसा जहाँ जगन्नाथपुरी का मंदिर है। ये तीनों स्थान महत्वपूर्ण थे, लेकिन इन तीनों स्थानों की जो पहुँच थी वह दिल्ली जो है दरबार से काफ़ी सुदूर थी, जिसके कारण इन जो है सुल्तानों ने इन पर अपना संपूर्ण अधिकार नहीं जमा पाया। जिसमें प्रथम शासक थे दिल्ली से दूर अपने विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण बंगाल दिल्ली के राजनीतिक नियंत्रण से लंबे समय तक दूर रहा। इसके पश्चात वहाँ पर मुख्य रूप से जल मार्गों के निर्भर था तथा इसमें तुर्क शासक ऐसे मार्ग से अपरिचित भी थे। इसलिए इलियास खां नामक एक अमीर ने लखनौती और सोनार गांव पे अपना अधिकार कर लिया और इसमें शमसुद्दीन इलियास खां की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठ गया। यह बहुत ही महान शासक हुआ उस समय का। उसने पूर्व से पश्चिम तक अपने राज्यों का विस्तार किया। तिरहुत, चंपारण एवं पूर्व में गोरखपुर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया और बनारस को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। दिल्ली से मैत्रीपूर्ण संबंध के कारण उसका लाभ उठाकर इलियास खां ने कामरूप राज्य जो असम में, आधुनिक असम में है, उस पे अपना अधिकार बना लिया। इसके बाद इलियास खां की मृत्यु के बाद उसका बेटा सिकंदर गद्दी पर बैठा। सिकंदर बैठते ही उसने शासनकाल पंडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया और उसमें लगभग 400 गुंबदें थी। जिसके पश्चात इलियास खां के राजवंश का सबसे प्रसिद्ध सुल्तान हुआ उसका बेटा गियासुद्दीन आजम खां। ये बहुत ही महान शासक हुआ उस समय का। इसने 1389 से 1409 तक अपना शासन किया। इसकी न्यायप्रियता के बहुत ही ज़्यादा विख्यात थे। इसने चीनियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और चीनी सम्राट के स्वागत में एक दूत भेजा था। परिणाम स्वरूप 1400 ईस्वी में सुल्तान की पत्नी के लिए उपहारों के साथ दूत का सुल्तान के पास भेजा गया था। जिसके पश्चात इसने चीन के साथ चटगांव में व्यापार का एक समृद्ध बंदरगाह बनवा लिया और इसी में सुल्तानों ने पंडुआ और गौड़ राजधानी को सुंदर इमारतों से सजा दिया। बंगाल के सुल्तान बंगला भाषा के लिए प्रश्रय थे। बंगला भाषा इन्होंने बोलना स्टार्ट किया। इसके पश्चात कुछ और युद्ध हुए जिसमें श्री कृष्ण विजय का संकलन मालाधुर बासु था, जिसने गुणराज खां की उपाधि धारण की थी। परंतु बंगला के विकास का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाए तो वह था अलाउद्दीन हुसैन का शासनकाल, जिसमें 1493 से 1519 ईस्वी तक शासन किया। यह वैष्णव संत महाप्रभु का समकालीन था। अलाउद्दीन हुसैन शाह के शासनकाल में छोटा सोना मस्जिद का निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त इसके काल में सत्यपीर आंदोलन भी हुआ था। सत्यपीर आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसके शासनकाल में सत्यपीर आंदोलन
बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसके पश्चात आया नुसरत शाह, जिसके शासनकाल में सोना मस्जिद का निर्माण करवाया गया और रसूल मस्जिद का भी निर्माण हुआ। सोना एवं रसूल मस्जिद का निर्माण हुआ। इसके पश्चात भारत में कुछ देर बाद, कुछ समय तक बंगला और असम के पास झगड़ते रहने वाले दो राज्य थे, जिसमें पहला था, इस राज्य में पश्चिम में कामाख्या, जिसे कामरूप कहते हैं, और पूरब में अहोम, जिसे असम अहोम का भी उत्पन्न राज्य था। अहोम का शासक सुहुंगमुंग, जो बहुत ही बड़ा, सबसे दानवीर शासक माना जाता था, उसने अपने नाम को बदलकर स्वर्ण नारायण रख लिया। इसके समकालीन वैष्णव सुधारक शंकर देव थे। 1360 में बंगाल के अभियान से लौटते समय फिरोज शाह तुगलक ने उड़ीसा पर आक्रमण किया और उसे अपनी राजधानी बना ली, जिसके बाद उसकी भी हत्या कर दी गई। हत्या के पश्चात, बहुत से लोगों की हत्या के पश्चात जो है वहाँ के पवित्र मंदिर, जगन्नाथ मंदिर की पवित्रता को भंग किया। फिरोज तुगलक वहाँ की पवित्रता को भंग किया और गजपति शासनकाल उड़ीसा के इतिहास का उत्कृष्ट काल माना जाता है। तो गजपति के शासनकाल को देखते हैं तो सूर्यवंशी गजपति, जो कपिलेंद्र राजवंश, जो कपिलेंद्र 1435 से 1467 तक इन्होंने अपना शासनकाल किया। कपिलेंद्र ने उड़ीसा के गजपति राजवंश का संस्थापक था। वह एक बहुत ही योग्य और बहुत ही प्रतिष्ठावान शासक था। उसने उड़ीसा राज्य की प्रतिष्ठा का पुनर्स्थापना किया। उसने राज्य में उत्तर में हुगली से दक्षिण में कावेरी तक, हुगली जो बंगाल में है, और कावेरी तक अपना राज्य फैला दिया, कावेरी तक अपना राज्य का विस्तार किया। जिसके पश्चात कपिलेंद्र ने बंगाल के सुल्तान नसरुद्दीन को पराजित कर गौड़ेश्वर यानी बंगाल के अधिपति की उपाधि धारण की। कपिलेंद्र गजपति वंश का प्रतापी शासक था। उसने सभी दिशाओं तक अपना विजय किया, पताका फहराया। बंगाल के अभियान के बाद 1453 में राजमहेंद्री और कोंडविदु का अधिकार हुआ। तत्पश्चात उसने बहमनी को पराजित किया और उसके पश्चात तेलंगाना के तटवर्ती प्रदेश पे प्रभावशाली अपनी सत्ता को स्थापित किया। कपिलेंद्र के शासनकाल में उड़ीसा के इतिहास के एक नए युग का प्रारंभ हुआ, जिसके पश्चात 1467 में कपिलेंद्र की मृत्यु हो गई। कपिलेंद्र की मृत्यु के पश्चात उड़ीसा में गंग वंश की स्थापना हुई। गंग वंशों में उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण हिंदू राज्य था, जो 16वीं शताब्दी में राजनीति से सर्वथा अछूता रहा। इस राज्य का विस्तार गंगा के मुहाने से लेकर गंगा यानी पश्चिम बंगाल या बिहार क्षेत्र हो गया, गंगा के मुहाने से लेकर गोदावरी नदी तक था। इन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा राज्य जो इनके वश में था। तुर्क शासक गयासुद्दीन ने प्रथम बार उड़ीसा पर आक्रमण किया। इसके अतिरिक्त बहमनी साम्राज्य जौनपुर, कोंडविदु एवं विजयनगर द्वारा उड़ीसा पर आक्रमण किए गए। गंगवंश, इसमें 3 राजवंश महत्वपूर्ण थे, जिसमें पहला था गंगवंश, भोई वंश और गजपति वंश। उड़ीसा में स्वतंत्रता का संस्थापक अवंतीवर्मन चोल था। गंगवंश की बात कर लें तो गंगवंश जो है अवंतीवर्मन चोडगंग ने अवंतीवर्मन
चूड़गंग ने उड़ीसा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, जिसके पश्चात 1076 से 1149 तक लगभग 70 वर्षों तक शासन किया। उड़ीसा के सुप्रसिद्ध मंदिर जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अवंतीवर्मन ने करवाया था। इसके पश्चात नरसिंहवर्मन आया। नरसिंहवर्मन ये ऐसे शासक थे जो दिल्ली में सत्ता के बावजूद दूरस्थ स्थिति के कारण अपने राज्य को बहुत ही अच्छी तरीके से चला रहे थे। नरसिंहवर्मन की बात करें तो 1238 से 1264 तक अपना साम्राज्य किया। नरसिंहवर्मन यह प्रथम गंगवंश का सबसे सर्वाधिक विख्यात शासक था। इसने मुस्लिमों के विरुद्ध कई आक्रमण में सफलता हासिल की। इसने उड़ीसा के पुरी जिले के कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। सूर्य मंदिर नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया एवं पूरी राज्य में, और इसका निर्माण कार्य पूरा करवाने के बाद इसने काफ़ी ज़्यादा विस्तार किया। नरसिंहवर्मन में प्रथम विद्या एवं विद्वानों का संरक्षक था। यह विद्वानों का बहुत ही ज़्यादा संरक्षण करता था। उसके दरबारी कवि जो थे उसमें विद्याधर थे। इनके दरबारी कवि थे और इनका भी इसने संरक्षण किया। इसके पश्चात गंगवंशों का अंत हो गया। विद्याधर ने अलंकार शास्त्र, एकावली, ये दोनों संस्कृत भाषा में थे, भाषा की रचना की। विद्याधर ने नरसिंहवर्मन को हमीर मर्दन यानी अमीरों पर विजय पाने वाले उपाधि को धारण किया। पश्चिम भारत की बात कर ले तो गुजरात, मालवा और मेवाड़ अपनी उत्कृष्टता के लिए फलते फूलते और समुद्री बंदरगाह थे इनके पास अपार संपत्तियां थी। ये समृद्ध सूबे थे। 1407 में जफर खान ने दिल्ली का एक नाम मात्र अधीन था को त्याग पत्र कर स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। स्वतंत्र घोषित करने के बाद मुजफ्फर शाह ने गुजरात की गद्दी पर बैठा। मोहम्मद शाह ने अपने को गुजरात की गद्दी पर आसीन किया, जिसके पश्चात अहमदाबाद में जामा मस्जिद, तीन दरवाजा के स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत किया। इसके पश्चात वहाँ के प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल सिद्धपुर पर आक्रमण किया। वहाँ अनेक मंदिरों को इसने नष्ट कर दिया और उसने गुजरात के हिंदुओं पर जजिया लगाया, जो पहले कभी नहीं लगा था। वह अत्यधिक न्यायप्रिय था। उसने अपने दामाद के हत्या के अपराध में बीच बाजार में उसे मृत्यु दंड दे दिया। इसके पश्चात अगला शासक आया महमूद बेगड़ा। गुजरात का एक सबसे प्रसिद्ध सुल्तान महमूद बेगड़ा, वह 50 वर्षों तक शासन किया। वह अत्यंत शक्तिशाली गढ़ों में सौराष्ट्र और जूनागढ़ के गिरनार और दक्षिण में चंपानेर तक जीत लिया था। सुल्तान ने मुजफ्फराबाद नामक एक शहर की स्थापना की। इसके पश्चात उसने दक्षिण में
चंपानेर और मुस्तफाबाद गुजरात के द्वितीय राजधानी बनाए। महमूद ने चंपानेर में एक निकट मोहम्मदाबाद नामक शहर की स्थापना की। महमूद बेगड़ा को पुर्तगालियों से भी संघर्ष करना पड़ा। पुर्तगालियों के नौसैनिक ताकत के नियंत्रण के लिए उसने मिस्र के शासकों से अपनी मित्रता की और उदयराज उसका एक दरबारी कविता जो संस्कृत में कविताएं लिखता था। उसने सुल्तान की प्रशंसा में चरित महमूद नामक काव्य की रचना की। यात्री बारबोसा के अनुसार, बारबोसा बोलता है, बारबोसा कहता है कि महमूद अपने शासनकाल के दौरान बचपन से ही उसे कई बार जहर दिया जाता रहा है। यदि उसने कोई हाथ जोड़कर मक्खी बैठ जाती थी तो वह तुरंत ही सूझकर मर जाती थी। यानी महमूद को बचपन से ही जहर थोड़ा थोड़ा दिया जाता था, जिससे उसके शरीर में विष फैल गया था और अगर उसे कोई मक्खी भी काटती थी तो वह अपने आप मर जाती थी। महमूद अपनी तीव्र क्षुधा के लिए विख्यात था। ऐसा कहा जाता है कि वह नाश्ते में 1 कप शहद, 1 कप मक्खन और 150 केले खा जाता था। बहुत ही ज़्यादा भूखा प्यासा आदमी था। गुजरात उसके शासनकाल में सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली सुप्रसाद जो है शक्तिशाली राज्य हुआ। गुजरात का अगला प्रमुख सुल्तान हुआ बहादुर शाह। 1531 ईस्वी में इसने मालवा में गुजरात में विलय हो गया। बहादुर शाह ने 1531 में मालवा को जीतकर गुजरात में मिला लिया। मालवा और गुजरात अब एक हो गए, जिसके पश्चात बहादुर शाह का युद्ध बाबर और हुमायूं से हुआ था। उसके शासनकाल में हुमायूं मालवा और गुजरात को जीतने में सफल रहा, परंतु बहादुर शाह पुनः स्वतंत्र हो गया। 1531 में पुर्तजीत बेड़े व दीव बंदरगाह के कप्तान मैनुअल डिसूजा लड़ते हुए सागर में डूबकर मर गया, जिसके पश्चात मालवा और मेवाड़। इसके बारे में आइए देखते हैं। मालवा और मेवाड़ सुप्रसिद्ध राजस्थान के राज्य। मालवा जो मालवा नर्मदा तट पर है और मेवाड़ जो ताप्ती नदियों के बीच ऊंचे पठार पर स्थित है। यह पठार स्थित राज्य है। वह गुजरात के उत्तर भारत के दक्षिण से जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग था। 15वीं शताब्दी के दौरान मालवा राज्य का वैभव अपने सबसे सर्वोत्कृष्ट समय पर था, जिस समय वहाँ पर जामा मस्जिद, हिंडोला महल एवं जहाज महल की स्थापना हुई, जो सबसे प्रसिद्ध इमारतें थी। मालवा के आरंभिक शासनकाल में शासक हुसनगंग शाह ने धार्मिक सहिष्णुता के उदारता की नीति अपनाई। हुसनगंग शाह ने जैन धर्म को पराश्रय दिया और इसके क्षेत्र के प्रमुख व्यापारियों को साहूकार या बैंकर को उपाधियां दी। महमूद खिलजी जो 1436 से महमूद खिलजी जो 1436 से 69 तक शासन किया, मालवा के शासकों में सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली माना जाता था। मेदिनी राय इसका प्रधानमंत्री था। मेदिनी राय बहुत ही शक्तिशाली प्रधानमंत्री था इसका। बाज बहादुर का वास्तविक नाम मियां लाजिद खां था। इसकी प्रेमिका का नाम रूपमती था। बाज बहादुर इसकी प्रेमिका का नाम रूपमती। कहा जाता था कि यह उससे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था।
और उसके प्रेम के लिए इसने कई चीज़ें बनवाई। जो मेवाड़, तो मालवा के स्थापत्य में हिंडोला महल, जामा मस्जिद और बाज बहादुर रानी रूपमती का महल भी इसी ने बनवाया था। इसकी प्रेम के लिए इसने रूपमती का महल बनवाया था। मेवाड़ का राज्य, जिसकी राजधानी चित्तौड़ थी, इस क्षेत्र में का सबसे महत्वपूर्ण और एक नागौर एक मुस्लिम राज्य था। मेवाड़ का इतिहास 8वीं शताब्दी के आरंभ में ही बहुत ही प्रफुल्ल था, परंतु उसमें सबसे प्रबल शक्ति दर्जा का श्रेय राणा कुंभा, जो 1433 से 1468 तक शासन किए थे, उनको जाता है। 1468 से शासन किए उनको जाता है। अपने पूरे शासनकाल के दौरान राणा कुंभा गुजरात और मालवा से जूझने में व्यस्त रहे। राणा कुंभा ने अधिकांश विजय प्रदेशों पर की और जिसके पश्चात वह काफ़ी विद्वान व्यक्ति भी था। राणा कुंभा ने विद्वानों को संरक्षण प्रदान किए, जबकि वे स्वयं एक विद्वान थे। राणा कुंभा के राजमहल में ध्वंसावशेष और चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ की एक बहुत ही साक्षी और उत्साही निर्माता थे। गद्दी प्राप्त करने के बाद राणा कुंभा के बेटे उदा सिंह ने उनकी हत्या कर दी। राणा कुंभा एकलिंग, महात्य और अंतिम अध्यात्म के रचयिता थे। वे महान संगीतकार और कुशल वीणा वादक थे। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा संगीत शास्त्र और संगीत राज की उपाधि धारण की। वे संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध संगीत, मीमांसा इत्यादि ग्रंथ लिखे, जो संगीत के क्षेत्र में प्रवीणता का प्रमाण दर्ज कराते हैं। 1508 ईस्वी में राणा कुंभा का एक पुत्र राणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। राणा कुंभा की मृत्यु और राणा सांगा के सिंहासनोपण के मध्य के शासनकाल के महत्वपूर्ण घटना मालवा के सल्तनत में तेजी से बिखराव का हुआ। राणा कुंभा ने जयदेव गीत गोविंद, चंडी शतक, पर टीका लिखा। इसने महमूद खिलजी को पराजित किया और खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को भी पराजित किया। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के कमजोर करने के लिए बाबर को आमंत्रित किया था, परंतु कालांतर में खानवा युद्ध में बाबर पराजित हो गया, जिसके पश्चात मारवाड़ इसकी शासन व्यवस्था समाप्त हुई। आइए देखते हैं अब मारवाड़ को। मारवाड़ इस राज्य पर जो है राठौर वंश का शासनकाल था, जो प्राचीन राष्ट्रकूट का कन्नौज एवं गढ़वाल वंश से संबंधित था। इस राज्य का उत्थान 14वीं शताब्दी में राजा राव चंदा के नेतृत्व में हुआ। वह राजा रणमल के पुत्र और राव जोधा के जोधपुर की स्थापना की। राव जोधा के पुत्र राव बिकाजी ने बीकानेर की स्थापना की थी, जिसके पश्चात वह मालवा का अंतिम शासक मालदेव था, जो शेरशाह सूरी के प्रबल शत्रु था। इस काल में मारवाड़ अपने चरमोत्कर्ष पर था, जिसके पश्चात आमेर की राजधानी जयपुर थी, जहां सूर्यवंशी कछवाहों का शासन था। इसके शासनकाल में भारमल ने 1561 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। राव जैसल ने जैसलमेर की स्थापना की और यहाँ भट्टी वंश स्थापित हो गया। अब पूर्वी भारत और उत्तर भारत पर देख लेते हैं। जौनपुर स्वतंत्रता सत्ता के संस्थापक मलिक सवरकर नाम के एक हिजड़े ने उसने मलिक उर्सर की उपाधि धारण की, इसलिए उसे स्थापित राजवंश का सरकी राजवंश कहलाया। उसके द्वारा मलिक सरवर फिरोज शाह तुगलक के समय एक प्रमुख अमीर था। इसने मलिक उर्सर के खिताब के साथ
पूर्वी क्षेत्र के शासक बन गया। शर्की सुल्तानों ने जौनपुर को अपनी राजधानी बनाया और सुल्तान की स्थापत्य शैली की नकल नहीं की, बल्कि एक अपनी अलग शैली को विकसित किया। तो साथियों, आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर अगले क्लास में एक नए टॉपिक, जिसमें भारत में जो है सांस्कृतिक विकास कैसे हुए इसको देखेंगे, और पूरे भारत का मैपिंग देखेंगे कि पूरे भारत में सांस्कृतिक विकास में कौन कौन से महापंडित हुए, और उनके ज्ञान के बारे में हम लोग जाना जाएगा, जिसमें सांस्कृतिक विकास में भक्ति आंदोलन को देखेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश में कबीर, रैदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास हुए। उसके बाद बिहार में चैतन्य देव, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश में कोई नहीं हुआ, सूरदास उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल। तो पंजाब में गुरु नानक जी हुए। उसके बाद असम में शंकर देव। ऐसे ही महान शासकों और महान जो है आंदोलन के कवि गुरुओं को देखेंगे। उत्तर भारत में भक्ति के त्रिमूर्ति जो कहे जाते थे, गुरु नानक, कबीर और रैदास, इनको भी देखा जाएगा। साथियों, आज की क्लास में हम देख लिए हैं उत्तर भारत के संपूर्ण जो है राज्यों के बारे में। कल हम लोग देखेंगे संत और उनके महासंप्रदाय जो हुए, जैसे संत रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय की स्थापना किया था। माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय के स्थापक थे। वल्लभाचार्य जो रुद्रवंश के संस्थापक थे और रुद्र संप्रदाय के संस्थापक थे। संत लालदास लाल पंथ के, गोविंद प्रभु महानुभाव पंथ के, एकनाथ बरकरी संप्रदाय के संस्थापक थे। रामबोध धरकरी संप्रदाय, निम्बार्क सनक, स्वामी हरिदास सुखी संप्रदाय, जगजीवन साहब सतनामी संप्रदाय, चंडीदास बाउकल संप्रदाय, पुरंदरदास दासकूट संप्रदाय, माधवाचार्य हरियाली संप्रदाय, शंकरदेव महापुरुषीय संप्रदाय। उसके बाद निरंजनी संप्रदाय, जयनाथ, विष्णोई, श्रीचंद्र, उदासी, रामनंद, रामवत, हितवंश, राधा बल्लभ संप्रदाय, दादू दयाल, दादू पंथ एवं निपक्ष संप्रदाय, गुरु नानक सिख संप्रदाय और चैतन्य महाप्रभु जो नित्यानंद गोस्वामी ने चैतन्य पंथ की स्थापना की। तो साथियों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में फिर जो है भारत में सांस्कृतिक विकास को देखते हुए, जो भारत का एक पूरा भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।